तो हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित और बहुत अच्छे से होगा। तो मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ पाकिस्तानी इसरो और सुपर को। तो मैं आज रिएक्ट कर दूँगा पाकिस्तानी वीडियो और इंडिया में कौन सा सबसे अच्छा है, इसरो या सुपर को। तो मैं रिएक्ट करना चालू करता हूँ, देरी क्यों करूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ एक और देश आजाद हुआ जिसका नाम पाकिस्तान है। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान बंटवारे की लड़ाई और पाकिस्तान का भारत के साथ जंग का हिस्सेदार बनने की कहानियों से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली कंपटीशन भी किसी से छिपी नहीं है। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान एक तरह से भारत की चीजों को कॉपी करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजों में पाकिस्तान भी भारत से आगे रह चुका है। यस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बात करने वाले हैं। हो सकता है आप कहें कि इन दोनों का क्या कंपैरिजन, इसरो तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत से पहले ही पाकिस्तान में 1961 में ही उनकी स्पेस एजेंसी की शुरुआत हो गई थी, जिसके करीब 8 साल बाद भारत में इसरो की शुरुआत हुई। इसलिए आइए जानते हैं इन दोनों में से कौन है बेहतर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सुपरको है, वो भारत की इसरो से शुरुआत में बहुत आगे चल रही थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल ही पीछे चली गई। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। 1961 में सुपरको का गठन हो चुका था, जिसके करीब 3 साल बाद ये शुरू भी हो गया। और इसके शुरू हो जाने के बाद ये पूरे साउथ एशिया का पहला ये भाई, स्पेस मैं एक बात रिसर्च कहूँ, ऑर्गेनाइजेशन बना था। साला पाकिस्तान के इस चाइना नहीं आए स्पेस ना आपके एजेंसी बीच को में, बनाने का श्रेय और हम जाता लोग है मिल जाए ना पाकिस्तान के तो पहले साला नोबेल चाइना को प्राइज तो विनर लात मार के हम साइंटिस्ट भगाएंगे। अब्दुल सलाम को, जिन्हें साल 1979 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए नोबेल दिया गया। सुपरको की बनने की शुरुआत होती है साल 1958 से, ये जब चाइना एरिया अब्दुल है आपको सलाम लूटने वाला। अपने राष्ट्रपति आयूब खान के साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी ने इन्हें अपने मिशन के बारे में बताया कि कैसे वो अपोलो मिशन के जरिए सोवियत संघ को हराना चाहते थे। इसके साथ ही कैनेडी ने अब्दुल सलाम को अपना सारा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया और उन्हें ये भी समझाया कि आपको भी अपने देश में ऐसे ही कामों को बढ़ावा देने के बारे में सोचना होगा। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में भी स्पेस डेवलपमेंट को लेकर सरकार काम करने के बारे में सोच रही थी, जो कि आखिरकार 1969 में जाकर बन पाया। लेकिन इसके बनने से पहले इसरो को बनाने वाले विक्रम साराभाई ने कैसे साइकिल और बैलगाड़ी पर रख कर पहला लॉन्च किया था, वो जानना बड़ा जरूरी है। 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थंबा से पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस मिशन के लिए प्रक्षेपण स्थल पर रॉकेट को साइकिल पर लाद कर ले जाया गया था। आपको ये जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया गया। इसके बाद एक स्थानीय कैथोलिक चर्च को वैज्ञानिकों के दफ्तर में तब्दील किया गया, जहां मवेशियों के रहने की जगह थी उसे प्रयोगशाला बना दिया गया। इस प्रयोगशाला में अब्दुल कलाम जैसे युवा वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। जब दूसरा रॉकेट लॉन्च करने की बारी आई तो वो बहुत बड़ा और भारी था, जिसे साइकिल पर ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस बार रॉकेट को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इन छोटे छोटे लॉन्च के साथ ही भारत ने अपनी जीत की भूख में लगातार इजाफा किया। तभी तो साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट को इधर से उधर ले जाने वाला देश आज चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख गया है, चाहे वो मंगलयान हो या फिर देश की ओर से भेजी जाने वाले सैटेलाइट हो। आज हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम को अपने देश में चलाने वाला देश बन गया है। तभी तो भारत ने सबसे कम लागत में और पहली बार में मंगल मिशन को पूरा करके पूरी दुनिया को बता दिया कि अब स्पेस की दौड़ में भारत किसी से पीछे नहीं है। जिसके बाद भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और वो एक साथ इतने सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और ये सब हो पाया महज इसरो के कारण ही। उधर बात अगर पाकिस्तान की करें तो सुपरको ने अब तक महज 5 उपग्रह ही छोड़े हैं। पहला उपग्रह उन्होंने साल 1990 में छोड़ा था, जिसका नाम बद्र 1 था।
वो एक आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था जिसने अंतरिक्ष में 6 महीने लगा दिए थे काम शुरू करने में। पाकिस्तान का दूसरा उपग्रह बद्र बी था जो साल 2001 में छोड़ा गया। ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। दूसरा उपग्रह छोड़े जाने के करीब 10 साल बाद 11 अगस्त 2011 को पाकिस्तान ने तीसरा उपग्रह पाकसाक 1 लॉन्च किया। इस उपग्रह को बनाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से मदद मांगी थी। ये एक तरह का संचार उपग्रह था और उन्हें अभी भी फीड देता है। पाकिस्तान ने अपना चौथा उपग्रह 21 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था जिसका नाम iCube-1 था। 2013 के बाद 2018 में पाकिस्तान ने अपना 5वां और आखिरी उपग्रह छोड़ा था। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और चीन ने इसे अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा था। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किस मामले में जाकर फेल हुआ। तो अगर 60 से 70 के दशक की बात करें तो उस दौर में सुपरको अपने आप में सबसे बेहतरीन जगह थी स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम के लिए पूरे साउथ एशिया में। लेकिन जैसे ही बात आती है 70 से 80 के दशक की, तो शुरुआत में ही साल 1972 में भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार से पाकिस्तान में बर्बादी का नया मंजर आ गया। इसी जंग से पहले अमेरिका भी पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करता था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से किए गए भारत पर हमले के कारण पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हुई और कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को मिलने वाली मदद भी खत्म हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश का अलग देश बनने के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पूरा इफेक्ट पड़ा और देश बहुत पीछे चला गया। इसके अलावा उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने जंग के बाद भारत को आगे कड़ी टक्कर देने के लिए सभी वैज्ञानिकों को देश में एटम बम डेवलप करने के काम में लगा दिया, जिसके कारण उसके स्पेस प्रोग्राम की सारी कहानी धरी की धरी रह गई और एक तरह से वो बुरी तरह से बर्बाद ही हो गया। इधर इसरो चांद और मंगल के बाद अब सूर्य के पास जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसरो अपने इस मिशन के तहत अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा और रिपोर्ट के मुताबिक इसरो रॉकेट के जरिए अपने सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस वायुमंडल में भेजेगा। इसरो का ये उपग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नाम के पॉइंट पर भेजा जाएगा। ये पॉइंट अंतरिक्ष में एक पार्किंग स्पॉट माना जाता है। अभी तक सिर्फ नासा ही अपने सैटेलाइट को यहाँ तक भेजने में कामयाब रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सके तो शायद इसरो इसी साल में अपने पहले सूर्ययान को लॉन्च कर दे, जिसे बनाने में करीब 5.5 करोड़ US डॉलर्स की लागत लगने वाली है। दोस्तों, अब आप इन सब बातों से समझ गए होंगे कि भारत से पहले शुरू हुई पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने अपने यहाँ की राजनीति और दूसरे देशों से मदद लेने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन वही भारत जिसे अपने स्पेस प्रोग्राम पर पूरा भरोसा था, उसने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को राजनीति और भारत की विदेश नीति से बहुत दूर रखकर सिर्फ आगे अंतरिक्ष को अपना घर बनाने पर ज्यादा फोकस किया। इसलिए आज आप देख सकते हैं कि भारत का इसरो नासा को टक्कर दे रहा है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज तो यहीं पर डी एंड करते हैं वीडियो। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा हमेशा कि ये चाइना की वजह से हो रहा है। जो भी होता है, चाइना अगर नहीं होना बीच में तो इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए तो इस देश को झुका पाना नामुमकिन हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान मिलने के बाद जो परमाणु इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास है, दोनों मिलने के बाद इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि कोई भी देश, यहाँ तक का अमेरिका भी हमें आँख उठाकर नहीं देख सकेगा। लेकिन ये चाइना बीच में आकर हमारे बीच में खलल डालता है। हमारा देश और पाकिस्तान एक हैं और हम हमेशा एक ही रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तब हम आज का वीडियो एंड करते हैं। हमारा रिएक्ट कैसा लगा होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।